वेलकम टू केमिस्ट्री एज। देखिए आज CUT 2025 सीरीज़ में हम एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2022 का है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द डेल्टा जी नोट फॉर द गिवन रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको सेल रिएक्शन दी गई है, इसमें आपको पता चल रहा होगा जिंक का एनोड है और कॉपर का कैथोड है। देन दोनों के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। तो हम कैसे करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। देखिए ये प्रीवियस ईयर यानी 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, यानी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेल्टा जी को कैलकुलेट करना। देन ई सेल सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल टू ई सेल नोट इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड आपका यहाँ कॉपर का है तो वैल्यू आ जाएगी 0.34 माइनस माइनस 0.76 वोल्ट। ये वैल्यू आपकी ई सेल की आ जाएगी 1.1 वोल्ट। एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए 2 है यहाँ पर, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। फेराडे 96500 कूलम, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। और ई सेल आपने कैलकुलेट कर लिया 1.1। तो यहाँ से आप जो भी आंसर निकालेंगे वो आएगा आपका जूल के अंदर। देन जो भी आंसर आया आपका उसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका किलो जूल में, क्योंकि ऑप्शन जो भी दिए गए हैं आपको किलो जूल के अंदर दिए गए हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा -212.3 किलो जूल पर मोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो व्हेन ए करंट 5 एम्पियर। दैट मीन आपको आई की वैल्यू गिवन है, दैट इज 5 एम्पियर। पास थ्रू ए मेटल फॉर 193 सेकेंड, यानी टी की वैल्यू गिवन है 193 सेकेंड। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए जनरली हमें पता है कि Q इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। देन Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I मल्टीप्लाई बाई टी। आई की वैल्यू 5 एम्पियर है, टी आपको 193 सेकेंड दिया गया है। तो यहाँ से जो भी कूलम में आपका चार्ज आ जाएगा, तो इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ कि कितने कूलम आपका चार्ज आएगा। ये आपका आएगा 965 कूलम चार्ज आएगा। अब देखिए आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है अगर 96500 कूलम चार्ज जो होता है वो होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 6.02 इंटू 10⁻23। इतने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम होता है। तो हमारे पास कितना चार्ज आया है 965। तो आप आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले आप मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी ये चार्ज जो है आपका 1 मोल के ऊपर है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 96500 कूलम होता है। तो 96500 कितने कूलम के ऊपर आएगा, ये आएगा 0.01 कूलम के 0.101 मोल के ऊपर आएगा। अब आप इसे नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर। तो ये आपका आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 0.01। आपका आंसर आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास होंगे तो उन पर चार्ज कितना आएगा, 965 कूलम आएगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस इज एप्लीकेबल टू, यानी कोलराउस लॉ अब आपको जरूरत कब पड़ी थी, देखिए जब आप मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पर कैलकुलेट किसकी सहायता से करते हैं, विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं ऐसे आपको 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं, जो शिफ्ट फर्स्ट के अंदर 2023 CUT एग्जाम में आया था, सेकंड शिफ्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आज इसको कंप्लीटली आपको सॉल्व कर देता हूं। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/4, यानी कि आपकी रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रही है। अब मैंने आपको क्या बताया था रिलेशन, कि T 75%, यानी 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, दैट इज 2 इंटू में T हाफ होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, व्हाट इज द हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, T हाफ इज इक्वल टू
टी 70% लिखो या 3/4 लिखें, एक ही बात है, फ्रैक्शन में 3/4 हो गया ये, डिवाइडेड बाई 2, देन टी 3/4 कितना है, 60 मिनट है, डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन आपका आंसर आ जाएगा 30 मिनट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, अगर मैं इसको डिटेल में सॉल्व करूं, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, आप उसकी सहायता से आराम से किसी भी फ्रैक्शन में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी रिएक्शन 50% कंप्लीशन होती है, अगर मैं बात करूं कंप्लीट 50%, तो इसका मतलब होता है जो अमाउंट लेफ्ट बचती है वो भी 50% बचेगी रिएक्टेंट की, और वहां जो टाइम लगता है उसे आप क्या कहते हैं, टी हाफ कहते हैं। यानी 55% रिएक्शन अगर कंप्लीट होती है तो आपका रिएक्टेंट कितना बचता है, 50% बचता है, और उसे आप हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि रिएक्शन आपकी 75% कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब आपका रिएक्टेंट कितना बचेगा, 25%। जो देखिए यहाँ क्या लिखा गया, 1/4 लिखा गया, 25%। तो मैंने आपको क्या बताया फॉर्मूला, 2 इंटू में टी हाफ। अगेन आप इसका हाफ और करिए, यानी कि आपका रिएक्टेंट कितना बचे, 12.5%। 12.5% बचने का मतलब हो गया रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो रही है, 87.5% कंप्लीट हो रही है। तो आपको टाइम कितना लगेगा, 3 इंटू में टी हाफ। अगेन आप इसका हाफ करिए, कितना आएगा, 6.25, यानी कि रिएक्टेंट कितना बचे, 6.25% बचे, तो रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो जाएगी, 93.75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। देन आपको कितना टाइम लगेगा, 4 इंटू में टी हाफ लगेगा। तो इसी तरह से अगर आप आगे कैलकुलेट करते रहेंगे तो लास्ट एक शानदार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम। तो 99.9% अगर आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, देन आपका कितना लेफ्ट होगा, रिएक्टेंट कितना बचेगा, रिएक्टेंट बचेगा 0.01%, और इसके लिए जो टाइम लगता है वो 10 हाफ लाइफ टाइम लगते हैं। अगेन आप एक और भी कैलकुलेट कर सकते थे, इसको और हाफ कर दीजिए, ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3.125 आ जाएगा। देन 100 में से 3.125 माइनस कर दीजिए, 5 लाइफ टाइम आ जाएगी। तो इस तरह से आप चलते रह सकते हैं। मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल बता दी। देखिए, 50% कंप्लीट होने में टी हाफ, 75% कंप्लीट होने में 2 इंटू टी हाफ, 87.5% कंप्लीट होने में 3 इंटू टी हाफ, 93.75 कंप्लीट होने में 4 इंटू टी हाफ, और 99.99% रिएक्शन कंप्लीट होने में 10 हाफ लाइफ टाइम लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following correct relation between time required to completion 99.9% of a first order reaction? अभी जस्ट मैं आपको बता के आया हूँ, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कैसे करते हैं। अगर मैं एक रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम बनाता हूँ तो कुछ आप इस तरह से रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम को बनाते हैं। ये जो है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अगर आप इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लेते हैं तो ये क्या करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जब कम होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के अंदर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ये जो रिएक्शन, यहाँ जो एनर्जी का गैप है, ये जो गैप है इसे हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये कभी भी चेंज नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन केमिकल काइनेटिक्स से, फर्स्ट ऑर्डर से रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ आर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आनी चाहिए। क्या है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स। देखिए, यहाँ ए को हम आर नोट क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए माइनस एक्स जो कि टी टाइम पर कंसंट्रेशन है, इसे हम अगर आर से रिप्रेजेंट कर दें तो आप इक्वेशन को लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लोग आर नोट अपॉन आर। अब देखिए, ये इक्वेशन आपकी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप। क्योंकि c यहाँ पर 0 है तो कोई भी इंटरसेप्ट आपकी रिएक्शन में नहीं आएगा। t और log आर नोट अपॉन आर के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा विद 0 इंटरसेप्ट। इस तरह से आपका ग्राफ आएगा, और जो ग्राफ का स्लोप होगा वो कौन बता रहा है, ये m बताता है, और x के साथ m कौन है, 2.303 डिवाइडेड बाई
के है। तो आपका ये जो ग्राफ है डी, ये भी सही है, डी ग्राफ आपका सही है। सेकंड चीज़ मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता दूँ, अगर इसकी जगह नेचुरल लॉग लिया जाता तो ये सिर्फ 1/k होता ln r नोट अपॉन आर। कई बार बच्चे क्या करते हैं 2.303 को ढूंढते हैं कि वो होगा, वो ग्राफ सही होगा। नहीं, अगर ये इक्वेशन होती तो ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहे होते? हम ग्राफ प्लॉट कर रहे होते नेचुरल लॉग आर नोट डिवाइडेड बाई आर और टी के बीच में। तो यहाँ आपका जो ग्राफ आता वो ग्राफ क्या आता? 1/k। स्लोप क्या आता? 1/k आता। 2.303 नहीं आएगा। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान देखें, अगर लोग होता है तो 2.303 आता है, अगर ln के अंदर नेचुरल लोग लिया गया है तो 2.303 नहीं आता। तो एक ग्राफ तो ये है। सेकंड देखिए, लोग आर, क्योंकि आपका ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखा जाए तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते थे? हम लिख सकते थे ln ऑफ आर इज इक्वल टू ln आर नोट माइनस के टी। अब देखिए, ये हो गया आपका y, ये हो गया m, y इज इक्वल टू, ये सॉरी सी हो गया, ये हो गया आपका माइनस mx। यानी x के साथ जो स्लोप है वो नेगेटिव है। इसका मतलब अगर आप लोग r वर्सेस t के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक तो इंटरसेप्ट आता है और जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ आपका ग्राफ सिंपली मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ, ये ग्राफ आएगा। देखिए इसके बीच में t वर्सेस ln ऑफ r के बीच में, और जो स्लोप है वो किसके बारे में बता रहा है? माइनस k के बारे में बता रहा है। और इंटरसेप्ट किसके बारे में बता रहा है? ये इंटरसेप्ट बता रहा है ln ऑफ r नोट। तो आप देखिए ग्राफ आपका फर्स्ट भी सही है, दैट मीन ए और डी जिस ऑप्शन में है वो आपका सही हो जाएगा। तो ये दो ग्राफ बहुत अच्छे से समझेंगे, लोग और नेचुरल लोग दोनों के साथ आप बना करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट करेक्ट? दिस योर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही है। NS इलेक्ट्रॉन्स के साथ N-1D के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, N-1D के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं विद NS, देयरफॉर द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, बिल्कुल जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डायमैग्नेटिक। ऑल देयर आयंस आर कलर्ड, नहीं, आप Zn2 पॉजिटिव देखिए, आप स्कैंडियम-3 पॉजिटिव देखिए, इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलरलेस हैं। जबकि अगर आप इसके अलावा Mn2 पॉजिटिव देखेंगे, आप Copper-2 पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे तो बहुत से आयंस ऐसे हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं तो वो कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि सारे के सारे कलर्ड होते हैं, कलरलेस भी होते हैं। देखिए ये कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, ये कलर्ड है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है दैट इज ऑल ऑफ देयर आयंस आर कलर्ड। नेक्स्ट देखिए, स्पिन ओनली मैग्नेटिक फॉर्मूला फॉर क्रोमियम-3 पॉजिटिव। स्पिन ओनली मैग्नेटिक फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू √n+2 होता है। बोहर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट होती है। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्रोमियम-3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आपका एक इलेक्ट्रॉन S से निकल गया, दो वहां से निकल गया, दैट मीन 3d3। और 3d3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और तीनों ही क्या है? अनपेयर्ड है, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा √15 bm। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आप सोल्व कर लेंगे √15 को, मे बी वैल्यू जो है वो 3.57 आनी चाहिए। चलिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। चलिए देखिए, ये आपका यहाँ पर बनता है C6H5N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर यही रिएक्शन आपकी करवाई जा रही है Cu2Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो आपका बनता है क्लोरोबेंजीन। और इस रिएक्शन का जो नाम है वो है सेंडमेयर रिएक्शन। सेम ही रिएक्शन अगर करवाई जाए कॉपर प्लस HCl के साथ देन बनता तो सेम है, आपका क्लोरोबेंजीन ही बनता है, बट इस रिएक्शन का नाम है गाटरमान रिएक्शन। अब इससे रिलेटेड एक और रिएक्शन आपके सिलेबस में जिसको कहते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन, तो आप उस रिएक्शन को जरूर देखें। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन बनती है, दैट इज ऑप्शन ए। इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, आप आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपको तीन कंपाउंड दिए गए हैं और पूछा गया है SN1 का ऑर्डर।
देखिए SN1 के ऑर्डर का मतलब जहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो इजीली पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहां अगर कार्बोकेटाइन की हम बात करें तो फर्स्ट के अंदर जो बन रहा है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। सेकंड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सेकंड में आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड में भी अगेन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब देखिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, उससे कम स्टेबल 2 डिग्री और सबसे कम स्टेबल 1 डिग्री। अब इन दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी मिल रही है वो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रही है, जबकि यहाँ पर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी मिल रही है। स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन, और जो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलती है उन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सेकंड। तो इजीली पार्टिसिपेट कौन करेगा, रिएक्टिविटी के अंदर सबसे फास्ट रिएक्टिविटी सेकंड की होगी, इससे कम होगी थर्ड की, और सबसे कम जो रिएक्टिविटी रहेगी वो फर्स्ट की रहेगी। तो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है, ये सी नंबर जो ऑप्शन आपका है, सॉरी सेकंड, थर्ड और फर्स्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, एराइल हैलाइड कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एराइल एल्कोहल। एराइल एल्कोहल से आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, यानी फिनोल को आप इजीली या डायरेक्टली एराइल हैलाइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रीज़न क्या है इसका, देखिए जब आप फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो आप देखते हैं कार्बन और जो ऑक्सीजन है इसके बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं। एज ए रिजल्ट इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। सेकंड, कोई भी जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से रिंग के ऊपर अटैक भी नहीं कर सकता है। तो फिनोल आर हाईली स्टेबल कंपाउंड, कार्बन ऑक्सीजन इन फिनोल हैज़ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आपका रीजन हो जाएगा बी, रीजन हो जाएगा। आप फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं, जब भी आप बनाते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। आसानी से आप OH को Cl नेगेटिव से रिप्लेस नहीं कर सकते। और वैसे ही आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोन्स रिएजेंट, ये आप 2023 जो CO2 का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन दिया गया था, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया था। तो यानी KMnO4 और जो H2SO4 है इसे कहा जाता है जोन्स रिएजेंट। करता क्या है ये देखिए अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ध्यान देंगे जोन्स रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट्स करना है। अगर आपके ऑर्गेनिक में जितने भी डिस्ट्रीब्यूट्स टेस्ट हैं उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप आराम से नेम रिएक्शन और डिस्ट्रीब्यूट्स टेस्ट, इनके लिए 2 वीडियोस मैंने +2 क्लास की बोर्ड एग्जाम के लिए बनाई थी। अगर आप CUT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उन दोनों वीडियो को एक बार जरूर देखें। देखिए क्वेश्चन दिया गया है एथेनॉल और प्रोपेनॉल को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट्स कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं एथेनॉल की तो आपका एथेनॉल हो गया ये। प्रोपेनॉल की अगर हम बात करें तो ये होता है प्रोपेनॉल। अब अगर आप इनको फैलिंग से डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, टोलन से भी दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो इसका मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट ये वाला देता है और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो फर्स्ट को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट का यूज़ करेंगे। दैट मीन फोर्थ आ जाएगा एथेनॉल वर्सेज एथेनोइक एसिड। तो इसके लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि एथेनोइक एसिड आपको पता है एसिड होता है तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो ब्रिक एफिवेसेंस से आपको पता चलेगा। तो इसके लिए आपका हो गया फर्स्ट। अब ये इंपॉर्टेंट दोनों है, देखिए मैं टोलेन और फैलिंग की बात कर रहा हूँ। देखिए जो फैलिंग रिएजेंट है, टोलेन जो होता है, टोलेन आपका फैलिंग के कंपैरेटिव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है, इसलिए ये एल्किल वर्सेस एरिल दोनों ही तरह के एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। जबकि फैलिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये एरोमेटिक जो आपके एल्डिहाइड हैं उनको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉन। तो यानी एक एल्डिहाइड है और एक आपका कीटोन है। तो अब यूज तो आप दोनों मेथड कर सकते हैं, टोलन भी कर सकते हैं और फैलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या है, बेंजेल्डिहाइड वर्सेज इथेनॉल। यानी यहाँ दोनों ही एल्डिहाइड हैं, एक आपका एरोमेटिक बेंजेल्डिहाइड है और दूसरा एथेनॉल है। तो इनको सेपरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, इन दोनों के अंदर जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है विच वन इज फैलिंग, तो आप सेकंड यहाँ यूज करेंगे। और यहाँ कौन सा बच गया आपके पास, थर्ड जो ऑप्शन है वो यूज करेंगे। बस यही इंपॉर्टेंट बात थी इन दोनों के अंदर। तो आप जो डिस्ट्रीब्यूट्स टेस्ट वाले या नोमेनिकल्चर नेम रिएक्शन वाले जो वीडियोस है उनको आप जरूर देखेंगे।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच वन इज मोर बेसिक इन एक्वा सॉल्यूशन। तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये आपके मिथाइलएमीन्स है तो आपको एक छोटा नंबर याद रखना है, ठीक है, 213, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और उससे कम 3 डिग्री। अगर इथाइल अमाइंस की बात हो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तो आपको नंबर याद रखना है एक बड़ा नंबर 231, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी बेसिक नेचर और उससे कम 3 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। तो दोनों ही केसेस के अंदर आप देखेंगे तो सेकेंडरी जो अमाइंस होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं और यहाँ सेकेंडरी अमाइन का ऑप्शन कौन सा है आपका, ये रहा ऑप्शन। सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर आपसे कह दिया जाए कि गैसियस फेज में ऑर्डर बताइए तो गैसियस फेज में आपका ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री रहेगा। आप नोट कर लें इस चीज को, ये जो ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूं ये एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ऑर्डर हैं। तो जरूर किसी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो गैसियस स्टेट के अंदर इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है उन्हें क्या बोला जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडिंग ए सॉल्ट टू वाटर लीड टू इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू वाटर बिकॉज, रीजन क्या है इसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज increased, solubility of salt is increased, solubility of salt in water decreased, vapor pressure of solution decreased। देखिए डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है, जो वेपर प्रेशर में लोवरिंग होती है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर लो होता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। सोल्ट इज यूज टू क्लीन स्नो ऑन द रोड कवर्ड विद स्नो। रीजन क्या है इसका कि जब आप सोल्ट मिलाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट आपका ए ऑप्शन हो जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहां आपको कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इट इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। RLVP रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो ध्यान देंगे, तो यहाँ आपका ऑप्शन वेपर प्रेशर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये आपकी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वाइल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये थे आपके 45 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को देख सकें और उनको डिटेल में समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।